Okay. Now, since we have understood how to calculate cash flows from operating, from investing, from financing, अब हम फुल फ्लेज कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करेंगे। तो पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, क्या क्या हमें ध्यान रखना होता है और कैसे बनानी होती है। स्टार्ट हम किससे करते हैं? स्टार्ट विद द डिफरेंस इन अमाउंट्स ऑफ सरप्लस ऑफ 2 ईयर्स। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है वर्किंग नोट्स में। बैलेंस शीट और उसके नोट्स में जो भी अमाउंट्स हमें दिए होते हैं उन सब का हम डिफरेंस लेते हैं और उस डिफरेंस को किसी एक जगह ट्रीट करते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट फॉर प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एंड ऑल्सो एक्सेप्ट दोज फॉर विच एडिशनल इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो गिवन। इनको छोड़कर बाकी जितनी भी आइटम्स हो बैलेंस शीट में या नोट्स टू अकाउंट्स में, उनके बैलेंस शीट के नोट्स टू अकाउंट्स में उनके डिफरेंस को किसी एक जगह ट्रीट किया जाता है। क्लियर? यस सर। और कैसे ट्रीट किया जाता है? लायबिलिटीज अगर इंक्रीज हो रही हैं या कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो वो कहीं ना कहीं ऐड होगा, ठीक है। और डिक्रीज अगर हो रही है तो सब्ट्रैक्ट होगा। डायरेक्ट रिलेशन होता है लायबिलिटीज में और कैश फ्लो में। एसेट्स के केस में ऑपोजिट होता है, कैश फ्लो और एसेट्स का रिलेशन। एसेट्स अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं लेस होंगे क्योंकि आउटफ्लो होगा, डिक्रीज हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं ऐड होंगे। क्लियर? यस सर। ये जब सारे पॉइंट्स अभी डिस्कस हो जाएंगे इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और बाद में उसे नोटबुक में लिख लेना, ठीक है। अभी मतलब जब सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे तब मैं बताऊंगा, तब लिखना, तब लेना स्क्रीनशॉट। In working notes, prepare account of those balance sheet items for which additional information is also given. Add the amounts given in additional information at one place and subtract at another as per the transaction. Additional information से कोई भी हम अमाउंट उठाएंगे, बैलेंस शीट और नोट्स टू अकाउंट्स के बाहर जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है वहां से कोई अमाउंट पिक करेंगे तो वो दो जगह जाएगा, किसी एक जगह पे ऐड होगा, किसी दूसरी जगह पे लेस होगा। अगर हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस भी दी हो क्वेश्चन में, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से हमने डिफरेंस नहीं लेने बैलेंस शीट की तरह। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से हमने सिर्फ करंट ईयर वाले अमाउंट लेने हैं, और वो भी किन चीजों के? नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश आइटम्स के, जैसे फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट मतलब इंटरेस्ट पेड, डेप्रिसिएशन, अदर इनकम। अदर इनकम मतलब रेंट रिसीव्ड वगैरह, ठीक है। सिर्फ इनके करंट ईयर के अमाउंट लेने हैं और इन्हें एडजस्टमेंट की तरह ट्रीट करना है, यानी दो जगह जाएंगे ये, एक जगह ऐड होंगे, किसी एक जगह ऐड होगा ये अमाउंट, किसी एक जगह लेस होगा। और टैक्स वाला अमाउंट भी अगर हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से ले रहे हैं तो करंट ईयर वाला। क्लियर? यस सर। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से इन चीजों के अमाउंट जो हमने डिस्कस किए, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, अदर इनकम, टैक्स, करंट ईयर वाले लेने हैं और इन्हें एडिशनल इंफॉर्मेशन की तरह ट्रीट करना है, मतलब कि दो जगह इफेक्ट जाएगा इनका। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड मैंने आपको बताया हमेशा ओपनिंग बैलेंस पे निकालना है, डिबेंचर्स और शेयर्स के। अगर हमें क्वेश्चन में इशू या रिडम्पशन की डेट नहीं दे रखी तो हम एज्यूम करेंगे कि इशू या रिडम्पशन जो भी हुआ है वो एंड ऑफ द ईयर हुआ है। अब ले लो स्क्रीनशॉट इसका। ले लिया सर। इस स्क्रीनशॉट को ना उसमें भी डाल देना, व्हाट्सएप ग्रुप में भी, क्लास वाले में, और नोटबुक्स में सब लिख लेना इसको, ये सारे पॉइंट्स, ठीक है। यस सर। अब हम फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे दो, जो मैंने आपको कल भेजे थे। ये आपने क्वेश्चन लिख रखा होगा इलस्ट्रेशन 7 का, और फॉर्मेट्स भी बना रखे होंगे।
Yes, sir. ठीक है, अब इसमें सबसे पहले एडजस्टमेंट्स मार्क कर लेते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन पहली हमें दे रखी है मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से रिलेटेड विद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ 25,000। तो इससे रिलेटेड देखो बैलेंस शीट या नोट्स टू अकाउंट्स में हमें ये नोट्स टू अकाउंट्स में दे रखी है मशीनरी भी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी, तो वहां उसके आगे लिख दो 1। और वर्किंग नोट्स में Yes, जो 3 लेजर के फॉर्मेट आपने बना रखे हैं, इसमें एक पे लिख दो मशीनरी अकाउंट, एक पे लिख दो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। इन दोनों का वर्किंग नोट्स में अकाउंट बनेगा। Yes, sir. Then we are given investments were sold at a gain of 25%। तो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ये एडजस्टमेंट है। ये देखो यहां पर हमें दे रखी है एसेट्स में नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, उसके आगे लिख दो 2। Yes, sir. ताकि जब इस आइटम पे हम पहुंचे हमें ध्यान आ जाए इसकी एडजस्टमेंट भी है। डिबेंचर्स वर रिडीम्ड ऑन 30 सितंबर। डिबेंचर देखो हमें 2 जगह दे रखे हैं, एक तो इधर दे रखे हैं लॉन्ग टर्म नॉन करंट लायबिलिटीज में, और एक अदर करंट लायबिलिटीज में भी दे रखे हैं। इसका क्या मतलब हुआ, ये देखो 8 लाख के डिबेंचर हमें दे रखे हैं नॉन करंट लायबिलिटीज में, और 2 लाख के दे रखे हैं जो करंट ईयर में नील हो गए हैं अदर करंट लायबिलिटीज में। इसका क्या मतलब है? जब स्टार्टिंग में तो 10 लाख थे, बट जो 2 लाख के थे वो विद इन अ ईयर रिडीम होने वाले, और रिडीम हो गए, ठीक है ना। इस वेरी गुड, इसका मतलब हुआ ईयर के बिगनिंग में 10 लाख के डिवेंचर थे टोटल, जिसमें से 8 लाख तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में दिखाए हुए थे क्योंकि अभी वो इस ईयर में रिडीम नहीं होने थे, लेकिन 2 लाख के रिडीम होने थे इस साल, तो वो करंट मैच्योरिटीज में दिखाए हुए थे और रिडीम हो गए हैं इस साल। ठीक है, ओके। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें देखो क्या दिया हुआ है, शेयर कैपिटल 20 लाख से 25 लाख हो गई। सो इन्वेस्टिंग में जाता फाइनेंसिंग में इशू ऑफ शेयर कैपिटल 5 लाख। वेरी गुड, लिख लो फाइनेंसिंग में इशू ऑफ शेयर्स 5 लाख। यस सर। फिर रिजर्व एंड सरप्लस का नोट नंबर दे रखा है, तो जिन चीजों का नोट हमें दे रखा है ना, वो नोट नंबर में नोट नंबर भी डला होगा उसका, उन्हें हम ट्रीट करेंगे बाद में जब नोट्स टू अकाउंट्स पे आएंगे। इसको इसलिए भी स्किप करते हैं रिजर्व एंड सरप्लस को। आगे दे रखा है हमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 10% डिबेंचर्स, 8 लाख के 8 लाख ही हैं, कुछ करना है इसका? इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डिबेंचर। इंटरेस्ट करना होगा। इंटरेस्ट को भी हम एक काम करेंगे, जब ये इधर आएंगे डिबेंचर्स पे तभी इंटरेस्ट को ट्रीट कर लेंगे एक साथ ही। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स 2 लाख से 2,20,000 हो गई। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स फाइनेंसिंग में लेस करके दिखा देंगे। लेस Short करेंगे term ऐड borrowing। करेंगे, बढ़ रही है शॉर्ट टर्म बोरोइंग। अच्छा हाँ, इनफ्लो होगा, ठीक है। इनफ्लो, तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स फाइनेंसिंग में लिखेंगे शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स 20,000। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है ट्रेड पेबल्स, और इसका अमाउंट 4 लाख से 5 लाख हो रहा है। सो इंक्रीज इन करंट एसेट्स लेस कर देंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। वर्किंग कैपिटल चेंजेस एडजस्टमेंट के अंडर इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स, ठीक है, उसको हम ऐड कर देंगे 1 लाख। फिर दिया हुआ है अदर करंट, इसका तो नोट है बाद में, तो अब आते हैं हम फिक्स्ड एसेट्स, इसका भी नोट है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स 5,60,000 से हो गई 5,40,000, और एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या दिया हुआ है, सोल्ड एट अ गेन ऑफ 25% विच वॉज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, ये रिजर्व इसमें दिख नहीं रहा है, क्लियर कर लेना, यहां पे लिख लेना कैपिटल रिजर्व होना चाहिए, ये ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो क्या करेंगे इसको,
इसका अकाउंट में बैलेंस ब्रॉट डाउन कैरी डाउन लिखेंगे। वेरी गुड, इसका भी हमने अकाउंट बनाना है क्योंकि एडिशनल इंफॉर्मेशन है। तो पहले तो बैलेंस ब्रॉट डाउन कैरी डाउन वहां पे लिख लेंगे, 5,60,000 बैलेंस ब्रॉट डाउन और 5,40,000 बैलेंस कैरी डाउन। यस सर। अब ये सेल कितने अमाउंट की हुई है देखो, 5,60,000 से 5,40,000 हो गई, इसका मतलब कितने अमाउंट की सेल हुई? 20,000 एट अ गेन ऑफ 25%। 20,000 का 25% 5,000। 5,000, तो कहां पर आएगा? बाय बैंक अकाउंट 25,000 नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स के अकाउंट में। और डेबिट साइड टू गेन ऑन सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट 5,000 और ब्रैकेट में उसके साथ लिख लेंगे ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। और अब अगर हम देखें नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट तो हमारा क्लोज हो गया, टोटल दोनों साइड का सेम आ गया और ये क्लोज हो गया। यस सर। अब ये जो 25,000 बाय बैंक आया और गेन ऑन सेल 5,000 आया, इनका सेकंड इफेक्ट क्या होगा? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स सेल ऑफ हुई हैं तो इन्वेस्टिंग, ठीक है, इन्वेस्टिंग में इनफ्लो आ जाएगा। और गेन ऑन सेल का ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में लेस कर देंगे। ठीक है, लिख लो ये यहां पर नेक्स्ट आइटम आ, इसको लिख लो, ये बाद में आएगा शायद, इसमें कुछ इसमें गड़बड़ हो रही है डिस्प्ले में। लिख लो आप, इन्वेस्टिंग में लिख लो सेल ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स। अच्छा, गेन ऑन सेल नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो गया है, और अगर हम नोट्स देखें रिजर्व सरप्लस का तो कैपिटल रिजर्व 5,000 से ही बढ़ रहा है, तो इसलिए वो नहीं आएगा। ठीक है, ओके सर। देन नेक्स्ट इज ट्रेड रिसीवेबल्स। 8 लाख से 10 लाख, 2 लाख से इंक्रीज हो गए, तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस एडजस्टमेंट में इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स 2 लाख ब्रैकेट्स में। यस सर। और शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस 3,40,000 से 4,30,000 हो गए। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस ये एसेट साइड पे दिए हुए हैं, मतलब हमने लोन दिया हुआ है, इन्वेस्टिंग, तो इन्वेस्टिंग में शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस लेस कर देंगे। हाँ, 90,000 ब्रैकेट्स में। यस सर। अब आते हैं नोट्स टू अकाउंट्स पे। कैपिटल रिजर्व तो एडजस्ट हो गया। अदर रिजर्व, जनरल रिजर्व में 18 से 25 हो गया। वो वर्किंग कैपिटल में पहले नेट डिफरेंसेस इन, यस, लिखो वर्किंग नोट्स, उसमें लिखो डिफरेंस इन सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जो हमें नेक्स्ट आइटम दे रखी है 82,000 से 2,20,000 हो रहा है, तो इसका मतलब 1,38,000 का डिफरेंस है। और उसके नीचे लिखो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 7,000। यस सर। क्या दे रखा है हमें? अब ये आ गए करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट डिबेंचर्स, कितने रिडीम हुए? 2 लाख। 2 लाख रुपीस के, तो ये कहां पर आएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में रिडम्पशन ऑफ यस, डिबेंचर। फाइनेंसिंग में लिख लो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स 2 लाख माइनस। यस। यस सर। इंटरेस्ट देखेंगे डिबेंचर्स पे कितना। 10 लाख के डिबेंचर थे शुरू में, तो 10 लाख का, और ये रिडीम हमें डेट दे रखी है 30 सितंबर, यानी मिड ईयर में रिडीम हुए हैं।
तो 10 लाख पे तो आधे साल तक तो पूरे 10 लाख पे लगेगा। 10 लाख का 10% कितना हुआ? 1 लाख। लेकिन उसका हाफ ईयर, तो यानी हाफ अमाउंट 50,000। यस सर। और बाकी अब 8 लाख के बचे, तो 8 लाख बाकी 6 मंथ्स का लगना है। 8 लाख का 10%, 80,000 और 6 मंथ्स के लिए 40,000। यस। तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग में लिखो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ब्रैकेट में 50,000 प्लस 40,000, 90,000 ब्रैकेट्स में। यस सर। मशीनरी विद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 25,000, तो इस 25,000 का क्या करना है? सर इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म ऑपरेटिंग में भी तो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, यस राइट। लिखो पहले वो लिखो, नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश एडजस्टमेंट्स में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 90,000। यस सर। ठीक है। नाउ एडिशनल इंफॉर्मेशन पे आते हैं। अब मशीनरी का, अच्छा ओपनिंग पहले फिक्स्ड एसेट्स में मशीनरी के बैलेंसेस हम अकाउंट में लिख लेंगे, ब्रॉट डाउन कैरिड डाउन, यस सर। वो लिख लो 19 लाख और 22 लाख। यस सर। सिमिलरली एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के भी लिख लो, ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड पर 1 लाख और कैरिड डाउन डेबिट साइड पर 2 लाख। यस सर। नाउ मशीनरी विद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ 25,000, इसको क्या करेंगे? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 25,000 को एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की डेबिट साइड लिख देंगे और मशीनरी की क्रेडिट साइड लिख देंगे। वेरी गुड। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में लिखो टू मशीनरी अकाउंट 25,000 और मशीनरी में क्रेडिट साइड पे लिखो बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट 25,000। यस सर। ठीक है। एंड बुक वैल्यू 85,000 वॉज सोल्ड फॉर 80,000। सोल्ड फॉर 80,000 का क्या करेंगे? मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय बैंक अकाउंट 80,000। वेरी गुड, लिख लो बाय बैंक अकाउंट 80,000 और इस 80,000 का सेकंड इफेक्ट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, सेल ऑफ मशीनरी मशीन 80,000। ठीक है। अब बुक वैल्यू थी 85,000 और सेल हुई है 80,000 में, इसका मतलब गेन हुआ है या लॉस हुआ है? लॉस ऑफ 5,000। यस, हाउ टू शो दैट? मशीनरी अकाउंट क्रेडिट साइड बाय लॉस ऑन मशीनरी 5,000। यस, मशीनरी में लिख लो बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट 5,000। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में लॉस ऑफ मशीनरी 5,000 ऐड कर देंगे। यस, नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश एडजस्टमेंट्स में ऐड कर देंगे लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 5,000। यस सर। उसके बाद नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड, ये तो हो गया। डिबेंचर्स वर रिडीम्ड, ये भी हो गया।
अब क्या करना है फिर नेक्स्ट? कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करना है। सब नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट तो क्लोज हो चुका है ऑटोमेटिकली। इन दोनों में से कौन सा पहले क्लोज करेंगे? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। यस, इसको क्लोज करो। टोटल है इसका 2,25,000। बैलेंसिंग फिगर आ गई बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 1,25,000। और इसका सेकंड इफेक्ट ऑपरेटिंग नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग में नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश एडजस्टमेंट्स में डेप्रिसिएशन 1,25,000। यस सर। नेक्स्ट अब मशीनरी अकाउंट को क्लोज करेंगे। देखो क्या बैलेंस आ रहा है। परचेज हो जाएगा टू बैंक अकाउंट। हाँ, 4,10,000 हो गया टू बैंक अकाउंट। और सेकंड इफेक्ट इसका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में परचेज ऑफ मशीनरी। यस, मशीनरी परचेज्ड 4,10,000 इन ब्रैकेट्स। यस सर। इसके बाद क्या करेंगे? अब बस कैश फ्लो को कैलकुलेट करनी है। वर्किंग नोट वाला पहले अमाउंट टोटल करेंगे। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स इक्वल्स 1,45,000। उसी अमाउंट को फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट में लिख लेंगे। यस सर। फिर ये नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश वाले अमाउंट ऐड करेंगे। 2,20,000 है टोटल इनका। तो हमारे पास आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 3,65,000। यस सर। वर्किंग कैपिटल चेंजेस का नेट अमाउंट क्या है? 1 लाख। 1 लाख नेगेटिव, तो माइनस करना है। और माइनस करके हमारे पास बचा 2,65,000। दिस इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। यस सर। इन्वेस्टिंग का नेट अमाउंट निकालो, कितना आ रहा है? 3,95,000 माइनस ब्रैकेट्स में। सो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, इसमें एक डिस्प्ले नहीं हुआ ना ये इन्वेस्टमेंट वाला, लेकिन आपने नोटबुक में वो लिखा है, उसको कंसिडर करके इतना ही आएगा। वो इसमें पता नहीं क्यों नहीं डिस्प्ले हुआ। यस सर। फिर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस, देखो नेट अमाउंट क्या आ रहा है? 5,20,000 तो पॉजिटिव है और 2,90,000 नेगेटिव है। तो डिफरेंस 2,30,000 प्लस 2,30,000 कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इसमें फिर हम नेक्स्ट क्या करते हैं, तीनों को ऐड कर देते हैं। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। ठीक है, 3,65,000 नहीं, ऑपरेटिंग कितना था? 2,65,000। उसमें इन्वेस्टिंग वाला नेगेटिव है, तो पहले पॉजिटिव वाले दोनों ऐड कर लो, 265 और 230। ठीक है, 4,95,000 हो गया। इन्वेस्टिंग वाला क्योंकि नेगेटिव है, वो इसमें से लेस कर दो, तो डिफरेंस आ गया 1 लाख। नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 1 + 2 + 3। यस सर। अब बैलेंस शीट में देखो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हमें ओपनिंग कितने दिए हुए थे? 2 लाख 2 लाख, वो ऐड कर दो इसमें। इज इक्वल टू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द एंड 3 लाख। और 3 लाख ही दिए हुए हैं बैलेंस शीट में। यस सर।
तो इसका मतलब कैलकुलेशन हमारी ठीक है। क्लियर? यस सर। कैसे फुल फ्लेज कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन करना आ गया समझ में? यस सर। नाउ वील डू अनदर वन। इसको करने से पहले और 2 मिनट की ब्रेक चाहिए या कंटिन्यूएशन में करें? अभी ब्रेक चाहिए सर। चाहिए तो लो, 2 मिनट की ब्रेक लेते हैं, फिर से उसके बाद कंटिन्यू करते हैं इसे। ओके सर। ओके, क्वेश्चन लिखा हुआ है, फॉर्मेट बने हुए हैं। यस सर। ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन देखते हैं। टैक्स वाज पेड ड्यूरिंग द ईयर, इससे रिलेटेड देखो कुछ दे रखा है हमें बैलेंस शीट या नोट्स में? प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है, उसके आगे लिख लो 1। ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन में दे रखा है। 4th पॉइंट इक्विटी एंड लायबिलिटीज में। उसके बाद इंटरिम डिविडेंड वाज पेड, इससे रिलेटेड तो कुछ नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड, इन्वेस्टमेंट देखो कहां दे रखी है? नॉन करंट एसेट्स नॉन में। करंट एसेट्स में, उसके आगे लिख लो 3। यस सर। ठीक है, नाउ लेट्स बिगिन। शेयर कैपिटल 19 लाख से 24,20,000 हो गई है। इशू ऑफ शेयर कैपिटल। अच्छा, इससे पहले एक नोट लिखो, इसमें एक चीज समझते हैं। 10% बॉन्ड्स वर 8 लाख इन नॉन करेंट लायबिलिटीज। ठीक है, नॉन करेंट लायबिलिटीज में हमें 10% बॉन्ड्स दे रखे हैं जो 8 लाख के थे, एंड 2 लाख इन करेंट लायबिलिटीज। 10% बॉन्ड करंट लायबिलिटीज में भी दे रखे हैं 2 लाख के। इसका मतलब टोटल 10 लाख के थे, जिसमें से 2 लाख के रिडीम होने थे। यहां तक क्लियर? यस सर। सिमिलरली टोटल अमाउंट वाज 8 लाख इन करंट ईयर। अब अगर आप ध्यान से देखो, करंट मैच्योरिटीज में 2 लाख करंट ईयर में भी दे रखे हैं, तो अगर ये रिडीम होने थे 2 लाख के, तो हुए क्यों नहीं? सर नहीं होंगे फंड, मतलब नहीं, इसका ये नहीं मतलब करे रिडीम। नहीं। और सोचो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्यों प्रीवियस ईयर वाले में भी और करंट ईयर वाले में भी करंट मैच्योरिटीज में 2 लाख दिखा रखा है? इसका मतलब अगले साल 2 लाख के और रिडीम होने हैं। पिछले साल जो इस साल में 2 लाख के रिडीम होने थे वो तो हो गए, अगले साल 2 लाख के और रिडीम होने हैं, इसलिए 2 लाख करंट ईयर वाले में भी दिखा रखा है। आया मतलब समझ? यस सर। It means bonds of rupees 2 lakh have been redeemed in the current year. Similarly, total amount of premium on redemption of bonds. अब देखो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ बॉन्ड्स भी दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, दोनों जगह, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में भी, करंट लायबिलिटीज में भी। वो था 1 लाख, 80,000 इधर और 20,000 इधर। 1 लाख टोटल था प्रीवियस ईयर में, और करंट ईयर में टोटल है 60 + 80, 60 + 20 मतलब 80,000। इसका मतलब 20,000 रुपए का प्रीमियम पे हो गया है। जो अब इन सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्टिवली हम देखें तो क्या मतलब निकला? 10 लाख के बॉन्ड्स थे प्रीवियस ईयर के एंड में, इस ईयर के एंड में 8 लाख के हैं, मतलब 2 लाख के रिडीम हुए हैं। यहां तक क्लियर? यस सर। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ बॉन्ड्स था 1 लाख प्रीवियस ईयर के एंड में, और इस ईयर के एंड में 80,000। इसका मतलब 20,000 प्रीमियम पे हो गया है रिडेम्पशन पे। तो जो 2 लाख रुपए के बॉन्ड्स रिडीम हुए हैं वो 20,000 के प्रीमियम पे रिडीम हुए हैं। यस सर। ये लिख लो नोट पहले।
Yes, sir. ठीक है, अब हमें सबसे पहले क्या दे रखा है? शेयर कैपिटल Share capital. 19 लाख से 24 लाख 20,000, दैट मीन्स Issue of share capital 5,20,000. यस, इशू ऑफ शेयर्स। अब इसमें भी प्रीमियम है, इंक्लूडिंग 5,000 प्रीमियम, 5,25,000। ठीक है, ये प्रीमियम हमें कहां से मिला? ये दे रखा है हमें रिजर्व एंड सरप्लस के नोट्स में। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 5,000 रुपए बढ़ रहा है, पिछले साल नील था, इस बार 5,000 है। इसका मतलब 5,000 प्रीमियम पे इशू हुए हैं, जो शेयर्स इशू हुए हैं। सो इशू ऑफ शेयर्स इंक्लूडिंग 5,000 प्रीमियम इज 5,25,000। क्लियर? Yes, sir. इसके साथ साथ अब ये भी लिख लो, जो हमने बॉन्ड्स की कैलकुलेशन अभी की है, रिडेम्पशन ऑफ बॉन्ड्स, 2 लाख रुपए के बॉन्ड्स और 20,000 रुपए का प्रीमियम, सो 2,20,000 ब्रैकेट्स में। Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट अब देखो, रिजर्व एंड सरप्लस का तो नोट है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स बॉन्ड्स की हमने कर दी ट्रीटमेंट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ बॉन्ड्स की भी हो गई। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स बैंक ओवरड्राफ्ट 2 लाख से 2,20,000, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आ जाएगा, ऐड हो जाएगा। वेरी गुड। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स रह गया, सॉरी, पहले वो करेंगे। इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स, जो बॉन्ड्स ईयर के बिगिनिंग में कितने के थे? 10 लाख रुपीस के थे, और 10% बॉन्ड्स हैं, तो 10 लाख का 10% यानी 1 लाख पहले लिखो, इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स ब्रैकेट्स में 1 लाख। Yes, sir. और यही अमाउंट नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश एडजस्टमेंट्स में भी, इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स, लेकिन यहां पर प्लस होना है, तो 1 लाख विदाउट ब्रैकेट्स। Yes, sir. उसके बाद अब लिखेंगे इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000। Yes, sir. उसके बाद देखो क्या दिया हुआ है, ट्रेड पेबल्स 3,20,000 से 4 लाख। Increase in current assets, working capital changes adjustment में less हो जाएगा। यस, वर्किंग कैपिटल लायबिलिटी बढ़ रही है तो ऐड हो। इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स 80,000। Yes, sir. ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है हमें, अदर करंट लायबिलिटीज, इसका तो नोट है, बाद में जाएंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स, इससे रिलेटेड हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो वर्किंग नोट्स में इसका अकाउंट बनाएंगे हम, प्रोविजन फॉर टैक्स, और उसमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लिख लो। इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन किस साइड आएगा? Credit side. क्रेडिट साइड, और कैरिड डाउन डेबिट साइड। ब्रॉट डाउन 50,000, कैरिड डाउन 30,000। Yes, sir. फिर फिक्स्ड एसेट्स हमें दे रखे हैं 18 लाख से 20 लाख हो गए। तो सर अभी हम प्रोविजन फॉर टैक्स का एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं करेंगे? प्रोविजन फॉर टैक्स की एडिशनल इंफॉर्मेशन कर सकते हैं अभी, या बाद में कर सकते हैं? अभी फिक्स्ड एसेट्स पे चलते हैं। ओके सर। ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स परचेज हो गए 2 लाख, इन्वेस्टिंग में लेस। यस सर। फिर हमें दे रखा है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स 540 से 520, यानी 20,000 की कम हो रही है, लेकिन जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसमें दिया हुआ है देवर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, तो 20,000 का 20% 4,000। 4,000। इसका मतलब कितने में बिकी इन्वेस्टमेंट्स? 24,000। यस, वेयर विल इट कम? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 24,000, और प्रॉफिट ऑपरेटिंग में। और जो गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स है, राइट,
उसे नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश एडजस्टमेंट्स में ब्रैकेट्स में लेस करना है। Yes, sir. देन लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस सिक्योरिटी डिपॉजिट विद MTNL सेम अमाउंट है तो इसका कुछ भी नहीं करना। इन्वेंट्रीज 8 लाख से 10 लाख हो गई। Increase in current assets. सो वर्किंग Less कर कैपिटल देंगे। चेंजेस एडजस्टमेंट में लेस होगा। इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज ब्रैकेट में 2 लाख। Yes, sir. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स तो लास्ट में देखेंगे। अदर करंट एसेट्स में प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस 340 से 430 हो गए। Increase in prepaid expenses, working capital changes adjustment में less हो जाएंगे। वेरी गुड, लिख लो। Yes, sir. उसके बाद क्या दिया हुआ है हमें? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, ये तो हमने शो कर दिया यहाँ पे फाइनेंसिंग में। जनरल रिजर्व 10,000 से 45,000। वर्किंग नोट्स में पहले सरप्लस का बैलेंस लिखेंगे और फिर ऐड कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट आइटम सरप्लस दी हुई है 90,000 से 2 लाख, तो हम वो पहले लिख लेंगे। डिफरेंस इन सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 1,10,000 और फिर उसमें ये ऐड कर देंगे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 35,000। Yes, sir. देन वी आर गिवन 10% बॉन्ड्स तो हो गया, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ बॉन्ड्स हो गया। सैलरी आउटस्टैंडिंग 80,000 से 1 लाख। Increase in current liabilities, working capital adjustment में ऐड कर देंगे। वेरी गुड, देखो इंक्रीज इन सैलरीज आउटस्टैंडिंग 20,000। Yes, sir. ठीक है। उसके बाद टैक्स ऑफ 95,000 वाज पेड ड्यूरिंग द ईयर। Provision for tax account debit side to bank account. यस, टू बैंक अकाउंट 95,000। इंटरिम डिविडेंड, अच्छा टैक्स का दूसरा इफेक्ट जो टैक्स पे किया है 75,000. नहीं, 95,000 ये जो टैक्स पे किया इसका सेकंड इफेक्ट। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में से लेस हो जाएगा। यस, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में सेकंड लास्ट लाइन, मतलब कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग से एक लाइन छोड़कर उसके ऊपर वाली लाइन में टैक्स पेड अमाउंट कॉलम में -95,000। यस सर। इंटरिम डिविडेंड 70,000 वाज पेड। सर प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट क्लोज नहीं करेंगे अभी? हाँ, क्लोज भी करेंगे, अभी भी कर सकते हैं, नहीं तो उसके बाद में कर लेंगे। अभी इंटरिम डिविडेंड लिख लेते हैं पहले। वर्किंग नोट्स में इंटरिम डिविडेंड 70,000 और सेकंड इफेक्ट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। यस, इंटरिम डिविडेंड 70,000 इन ब्रैकेट्स। यस सर। ठीक है। नाउ वी विल क्लोज प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट और इसमें हमारी बैलेंसिंग फिगर क्या आई, जो हमने प्रोविजन क्रिएट की है। ठीक है, बाय सरप्लस या बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 75,000। यहां पर ये बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होना चाहिए, वो लिख लेना सरप्लस की जगह। ओके सर। ठीक है, ये क्या निकला? अमाउंट ऑफ प्रोविजन क्रिएटेड दिस ईयर, तो ये इसका सेकंड इफेक्ट
वर्किंग प्रोविजन फॉर नोट्स, टैक्स आ गया ये, वर्किंग नोट्स में ऐड कर लीजिए। वेरी गुड। वर्किंग नोट्स में लिखो प्रोविजन फॉर टैक्स 75,000। यस सर। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट तो क्लोज हो गया। अब इसकी कैलकुलेशन sir. करते हैं वर्किंग नोट्स की। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स आ गया 2,90,000 और इसी को हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट में लिख दिया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स के आगे। यस सर। अब इसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करेंगे। ये 96,000 ऐड होगा तो हमारे पास आ जाएगा 3,86,000 ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। यस सर। फिर हम ये वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट्स वाला नेट अमाउंट 1,90,000 नेगेटिव आ रहा है तो माइनस करेंगे। हमारे पास आ गया कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस 1,96,000 और उसमें से टैक्स पेड वाला 95,000 लेस करके कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ गया 1,01,000। यस सर। देन कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग आ रहा है 1,76,000 नेगेटिव। यस सर। तो यूज्ड है। यूज्ड है सो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हो गया ये। यस सर। फाइनेंसिंग का नेट अमाउंट अगर हम निकालें इन सबको कैलकुलेट करके ये आ रहा है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 1,55,000। यस सर। नाउ एड द थ्री। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस 1,01,000 है और फाइनेंसिंग वाला भी पॉजिटिव है, इन दोनों को ऐड कर दो और उसमें से इन्वेस्टिंग वाला 1,76,000 नेगेटिव है तो लेस कर दो। ये आ रहा है 80,000 नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 1 + 2 + 3। यस सर। अब बैलेंस शीट में देखो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का ओपनिंग बैलेंस क्या दे रखा है 50,000। 2,50,000। तो इसको ऐड करेंगे, ऐड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द बिगिनिंग और हमारे पास ऐड करके आ गया इज इक्वल टू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द एंड 3,30,000 and this is matching with the amount of cash and cash equivalents given current year amount in balance sheet. यस सर। लिख लिया? यस सर। क्लियर है अब कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरी? यस सर। एनी डाउट एनीवेयर? नो सर। एनीवन? Okay.